जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गरुड़ डिफेंस एकेडमी ग्वालियर। आज की इस लेक्चर सीरीज में हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल्स की बात करेंगे, भारतीय संविधान की अनुसूचियों की बात करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। हम बात करते हैं शेड्यूल नंबर 1 की। तो भारतीय संविधान की अनुसूची नंबर 1 यानी शेड्यूल नंबर 1, इसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम और उनके क्षेत्रीय अधिकार की बात की गई है, क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार की बात की गई है। और हम बात करते हैं शेड्यूल नंबर 1, तो इसमें बात की गई है नेम ऑफ द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी एंड देयर टेरिटोरियल जुरिडिक्शन। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत में राज्यों का नाम और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम का वर्णन भारतीय संविधान की किस अनुसूची में है? तो हम कहेंगे अनुसूची नंबर 1 में है, शेड्यूल नंबर 1 में है। हम शेड्यूल नंबर 2 की बात करें तो इसमें अमेंडमेंट्स, अलाउंसेस एंड प्रिविलेजेस की बात की गई है, परिलब्धियां, भत्ते और विशेषाधिकार की बात की गई है। तो किन किन के वेतन भत्तों की बात है? तो इसमें देश में राष्ट्रपति और राज्य में गवर्नर यानी राज्यपाल के और राष्ट्रपति के वेतन भत्ते की बात कौन सी अनुसूची में है? तो अनुसूची नंबर 2 में है। इन दोनों के अलावा स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा और विधानसभा यानी देश में लोकसभा और स्टेट में विधानसभा यानी लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर, इन दोनों के वेतन भत्ते की बात भी भारतीय संविधान की अनुसूची नंबर 2 में किया गया है। और चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल, जैसे देश में राज्यसभा और स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी विधान परिषद, इनके चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के वेतन भत्ते की बात भी भारतीय संविधान की अनुसूची नंबर 2 में किया गया है। तो राष्ट्रपति और राज्य में राज्यपाल, लोकसभा और विधानसभा के स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर, राज्यसभा और विधान परिषद के चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन, इन चारों के वेतन भत्ते की बात भारतीय संविधान की अनुसूची नंबर 2 में किया गया है। इनके अलावा कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, जिनका वर्णन भारतीय संविधान के अनुसूची नंबर अनुच्छेद नंबर 148 में किया गया है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, और इसके वेतन भत्ते की बात भी भारतीय संविधान की अनुसूची नंबर 2 में किया गया है। और जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय और हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय, इन दोनों के जजेस के वेतन भत्ते की बात भी भारतीय संविधान की अनुसूची नंबर 2 में किया गया है। तो कुल मिलाकर 6 लोगों के वेतन भत्ते की बात भारतीय संविधान की अनुसूची नंबर 2 यानी शेड्यूल नंबर 2 में किया है, जैसे देश में राष्ट्रपति, राज्य में गवर्नर, स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा एंड विधानसभा, चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा एंड विधान परिषद यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल, कैग और जज ऑफ द हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, इन सभी के वेतन भत्ते की बात अनुसूची नंबर 2 में किया गया है। आगे बढ़ते हैं अनुसूची नंबर 3 भारतीय संविधान की शेड्यूल नंबर 3। इसमें बात की गई है ओथ की यानी शपथ की। किन किन की शपथ की? तो सबसे पहले कैंडिडेट फॉर द इलेक्शन ऑफ पार्लियामेंट, वो कैंडिडेट जो पार्लियामेंट यानी संसद का चुनाव लड़ते हैं, सांसद का चुनाव लड़ते हैं, तो सांसद के चुनाव लड़ने के दौरान जो शपथ कराई जाएगी वो अनुसूची नंबर 3 के अंतर्गत कराई जाएगी। इसके बाद अगर वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनता है तो उसके बाद उसकी जो शपथ होगी एज अ मेंबर यानी संसद के सदस्य के नाते, उसकी शपथ का वर्णन भी भारतीय संविधान की अनुसूची नंबर 3 में है। अगर वो मंत्री बनता है तो मंत्री की शपथ का वर्णन भी भारतीय संविधान की अनुसूची नंबर 3 में किया गया है। तो जैसे देश में पार्लियामेंट, ऐसे स्टेट में स्टेट इलेक्शन, कोई भी व्यक्ति जो राज्य का चुनाव लड़ेगा तो एज अ कैंडिडेट के नाते उसकी जो शपथ कराई जाएगी वो भारतीय संविधान की अनुसूची नंबर 3 के माध्यम से होगी। सिमिलरली अगर वो स्टेट लेजिस्लेटिव का मेंबर बनता है तो मेंबर बनने के बाद उसकी जो शपथ कराई जाएगी वो भी अनुसूची नंबर 3 के माध्यम से होगी। और अगर वो राज्य में मंत्री बनता है तो मंत्री की शपथ भी अनुसूची नंबर 3 के माध्यम से कराई जाएगी। यानी पहले कैंडिडेट की शपथ, फिर मेंबर बनने की शपथ और फिर मंत्री बनने की शपथ, इन तीनों की शपथ का वर्णन भारतीय संविधान की अनुसूची नंबर 3 में किया गया है। और इनके अलावा जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के जज, उनकी शपथ का वर्णन भी भारतीय संविधान की अनुसूची नंबर 3 में किया गया है। और इसके अलावा कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जिसका वर्णन भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 148 में है, अनुच्छेद नंबर 148 में है, इसकी शपथ का वर्णन भी भारतीय संविधान की अनुसूची नंबर 3 में किया गया है। तो अनुसूची नंबर 1 शेड्यूल नंबर 1, इसमें नेम ऑफ द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज, इनकी बात की गई है। शेड्यूल नंबर 2 में
अलाउंसेस की बात की गई है, हमने वो 6 नाम पढ़े थे। और इसके बाद शेड्यूल नंबर 3 में ओथ की बात की गई है, शपथ की बात की गई है। कैंडिडेट, मेंबर एंड यूनियन मिनिस्टर, कैंडिडेट ऑफ द इलेक्शन ऑफ द स्टेट इलेक्शन, फिर मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव ऑफ ए स्टेट मिनिस्टर, इन सबकी शपथ का वर्णन शेड्यूल नंबर 3। और जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट एंड कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, इनकी शपथ का वर्णन भी भारतीय संविधान की अनुसूची नंबर 3 में किया गया है। अगर हम अनुसूची नंबर 4 की बात करें, शेड्यूल नंबर 4 की बात करें, तो इसमें एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा टू द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज, यानी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में राज्यसभा की सीटों का आवंटन कैसे होगा, इसकी वर्णन भारतीय संविधान में अनुसूची नंबर 4 में किया गया है। एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा मेंशन्ड इन दी शेड्यूल 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखने को मिल सकता है। आगे बढ़ते हैं शेड्यूल नंबर 5 की ओर। प्रोविजन रिलेटेड टू द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल्ड एरिया एंड शेड्यूल्ड ट्राइबल एरिया, इसका वर्णन भारतीय संविधान की अनुसूची नंबर 5 में है। और इसको डिक्लेयर कौन करता है? भारत के प्रेसिडेंट करते हैं, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। यानी अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के प्रशासन यानी एडमिनिस्ट्रेशन और नियंत्रण से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान की अनुसूची नंबर 5 में किया गया है। और इन क्षेत्रों को घोषित करने का अधिकार भारत के राष्ट्रपति के हाथ में होता है। और इसका वर्णन भारतीय संविधान की अनुसूची नंबर 5 यानी शेड्यूल नंबर 5 में किया गया है। और हम अनुसूची नंबर 6 की बात करें तो इट कंटेन्स प्रोविजन इन रिलेशन टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज इन द स्टेट्स ऑफ असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। यानी इनमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों में आदिवासी क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में प्रावधान शामिल किए गए हैं। और उसका वर्णन भारतीय संविधान की अनुसूची नंबर 6 यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल नंबर 6 में किया गया है। तो क्वेश्चन देखने को मिल सकता है कि शेड्यूल नंबर 6 में जो ट्राइबल एरिया की बात है उनमें से कौन सा स्टेट नहीं है। तो 4 ऑप्शन होंगे, असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है और मिजोरम है। इनके अलावा जो भी स्टेट आता है तो वो शेड्यूल नंबर 6 में शामिल नहीं है। तो इट कंटेन प्रोविजन इन रिलेशन टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरिया इन द स्टेट ऑफ असम एंड मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। इनका वर्णन भारतीय संविधान की अनुसूची नंबर 6 यानी शेड्यूल नंबर 6 में किया गया है। अगर हम शेड्यूल नंबर 7 की बात करें तो इसमें डिवीजन ऑफ पावर की बात की गई है बिटवीन यूनियन यानी केंद्र सरकार और राज्य सरकार। तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में शक्तियों के विभाजन का वर्णन भारतीय संविधान की अनुसूची नंबर 7 में शेड्यूल नंबर 7 में किया गया है। जैसे 3 प्रकार की लिस्टों का निर्माण किया गया। एक जिसको कहते हैं केंद्र सूची यानी सेंट्रल लिस्ट यानी यूनियन लिस्ट। प्रारंभ में कितने सब्जेक्ट थे? 97। आज वर्तमान में यूनियन लिस्ट में कितने सब्जेक्ट आते हैं? 100। इन 100 सब्जेक्ट्स के ऊपर कानून बनाने का अधिकार केवल और केवल केंद्र सरकार का होगा, यानी केवल और केवल पार्लियामेंट का होगा। यानी इन विषय पर जो नियंत्रण होगा, इन विषय पर जो कानून लाने की शक्ति होगी वो केवल और केवल केंद्र सरकार की होगी। इसको हम कहते हैं सेंट्रल लिस्ट। तो सेंट्रल लिस्ट के अंदर आने वाले जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं जैसे डिफेंस, बैंकिंग, करेंसी, फॉरेन अफेयर्स, कम्युनिकेशन, रेलवेज, ये सभी किसके अंदर आते हैं? तो ये सभी के सभी यूनियन के अंदर आते हैं, सेंट्रल लिस्ट के अंदर आते हैं। और सेंट्रल लिस्ट के अंदर आने वाले विषय पर कानून बनाने की शक्ति भारत की संसद की होती है, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया की होती है। प्रारंभ में कितने विषय थे इसमें? 97। और वर्तमान में हमें कितने सब्जेक्ट देखने को मिलते हैं यूनियन लिस्ट के अंदर? 100। ये क्वेश्चन हमें एग्जाम में देखने को मिलते हैं कि वर्तमान में यूनियन लिस्ट में टोटल कितने सब्जेक्ट्स हैं, तो आप कहोगे 100 सब्जेक्ट्स हैं। एग्जाम्पल में डिफेंस यानी रक्षा, बैंकिंग, करेंसी, फॉरेन अफेयर्स, रेलवेज, कम्युनिकेशन, ये सभी हमें किस में देखने को मिलते हैं? यूनियन लिस्ट में देखने को मिलते हैं। और इन पे कानून बनाने का अधिकार सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा यानी पार्लियामेंट का होगा। स्टेट लिस्ट के अंदर प्रारंभ में कितने सब्जेक्ट आते थे? 66। वर्तमान में कितने विषय आते हैं? 61। और इन 61 विषय के अंदर यानी स्टेट यानी राज्य सूची के अंदर कानून बनाने का अधिकार स्टेट गवर्नमेंट का होगा यानी स्टेट लेजिस्लेचर का होगा। इनके अंदर आने वाले विषय कौन कौन से हैं? जैसे पुलिस, आपने देखा होगा मध्य प्रदेश पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस। डिफेंस में आपने देखा होगा इंडियन आर्मी। आपने कभी नहीं सुना होगा कि मध्य प्रदेश आर्मी, उत्तर प्रदेश आर्मी, नहीं, क्योंकि डिफेंस इज अ मैटर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड पुलिस इज अ मैटर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। ट्रेड यानी व्यापार,
एग्रीकल्चर, इरिगेशन, ये सभी चीजें हमें किसमें देखने को मिलती है? तो ये सभी चीजें हमें स्टेट लिस्ट में देखने को मिलती है। वैसे कितने सब्जेक्ट आते हैं? 61। वर्तमान में कितने विषय हैं? 61। पहले कितने थे? 66। तो केंद्र सूची में कितने हैं? तो आप कहोगे 100 विषय हैं, यानी 100 सब्जेक्ट्स हैं। और स्टेट लिस्ट में वर्तमान में कितने विषय हैं? 61। कॉन्करेंट लिस्ट में वह विषय हैं जिन पे कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार का भी होगा, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट का भी होगा, और साथ ही साथ स्टेट गवर्नमेंट का भी होगा। जैसे हम बात करते हैं एजुकेशन, यूनियन गवर्नमेंट लाइक सीबीएसई और स्टेट गवर्नमेंट जैसे एमपी बोर्ड, तो दोनों पे अधिकार होगा कानून बनाने का, तो उसको हम कहते हैं कॉन्करेंट लिस्ट। तो कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर आने वाले विषय जैसे एजुकेशन, फॉरेस्ट, ट्रेड, मैरिज, एडॉप्शन, सक्सेशन, ये सभी विषय, इन पर कानून बनाने की शक्ति ना सिर्फ केंद्र सरकार की होगी बल्कि राज्य सरकार भी इन विषय पर अपने कानून बना सकते हैं। तो डिवीजन ऑफ पावर का वर्णन भारतीय संविधान के शेड्यूल नंबर 7 यानी अनुसूची नंबर 7 में किया गया है। कितने प्रकार की लिस्ट हैं? 3। सेंट्रल लिस्ट, वर्तमान में कितने विषय आते हैं? तो आप कहोगे 100 विषय आते हैं। स्टेट लिस्ट कितने विषय आते हैं? 61। और वर्तमान में कॉन्करेंट के अंदर 52 विषय आते हैं, 52 सब्जेक्ट्स आते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगर हम नेशनल लैंग्वेज की बात करें, भारत में राष्ट्रीय भाषाओं की बात करें, तो इनका वर्णन भारतीय संविधान की अनुसूची नंबर 8 यानी शेड्यूल नंबर 8 में किया गया है। प्रारंभ में जब भारतीय संविधान में लागू हुए थे तब उस टाइम पे 14 भाषाएं भारत की नेशनल लैंग्वेज थी, पर वर्तमान में इनकी संख्या बढ़ाकर कितनी हो गई है? 22। यानी पहले आप कहोगे कुल मिलाकर कितनी थी? 14। आज कितनी है? 22। यानी 8 भाषाओं को बाद में संविधान के अंदर जोड़ा गया, और संविधान के अंदर जोड़ने के लिए अमेंडमेंट करना पड़ा होगा, यानी संविधान के अंदर संशोधन करना पड़ा होगा। संशोधन मतलब होता है बदलाव, अमेंडमेंट मतलब होता है चेंज। तो इसी को हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यानी संविधान संशोधन। तो संविधान संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान की अनुसूची नंबर 8 में 8 और भाषाओं को जोड़ा गया, और जो भाषाएं पहले 14 भाषाएं राष्ट्रीय भाषाएं थी, अब बढ़कर इनकी संख्या कितनी हो गई है? 22। यानी 21वां संविधान संशोधन 1967। पहला संविधान संशोधन हुआ था 1951। अभी 21वें नंबर का 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1967, 21वां संविधान संशोधन 1967। इसमें एक संविधान संशोधन किया गया और सिंधी भाषा को भारतीय संविधान में शामिल किया गया एज अ नेशनल लैंग्वेज। तो 15वीं भाषा कौन सी जोड़ी गई थी? उसका नाम था सिंधी। 71वां संविधान संशोधन 1992 यानी 71वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 के माध्यम से कोंकणी, यहाँ पर हरियाणवी ना होकर यहाँ पर है मणिपुरी, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, इन भाषाओं को जोड़ा गया था। 71वां संविधान संशोधन 1992 यानी 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992, और 3 और भाषाओं को भारतीय संविधान में जोड़ा गया, यानी 16वीं भाषा के रूप में कोंकणी, 17th भाषा के रूप में मणिपुरी और 18th भाषा के रूप में नेपाली को भारतीय संविधान में नेशनल लैंग्वेज के रूप में दर्जा दिया गया। फिर 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2003, 4 और भाषाओं को जोड़कर, यानी 17th भाषा में बोडो, 18th डोगरी, 19th मैथाली और आप कहोगे 20th इसका नाम है संथाली। यानी इन भाषाओं को 19th में बोडो, 20 में डोगरी, 21st में मैथाली और 22nd में वो है संथाली। तो वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं हमारी राष्ट्रीय भाषाएं? तो आप कहोगे 22। पहले कितनी थी? 14। 15वीं भाषा कौन सी जोड़ी गई? सिंधी। तो क्वेश्चन आएगा सिंधी भाषा को किस संविधान संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान में शामिल किया गया? तो आप कहोगे 21वां संविधान संशोधन 1967। कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को किस संविधान संशोधन या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के माध्यम से संविधान में शामिल किया गया था? तो आप कहोगे 71वां संविधान संशोधन 1992। बोडो, डोगरी, मैथाली, संथाली भाषा को किस संविधान संशोधन के माध्यम से, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के माध्यम से भारतीय संविधान में शामिल किया गया था? तो आप कहोगे 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2003। 19वीं भाषा के रूप में बोडो, 20वीं भाषा के रूप में डोगरी, 21वीं भाषा के रूप में मैथाली और 22वीं भाषा के रूप में संथाली को शामिल किया गया। तो प्रारंभ में कितनी थी? 14। आज कितनी है? 22। और भारत में भाषाओं का वर्णन भारतीय संविधान के अनुसूची नंबर 8 शेड्यूल नंबर 8 में किया गया है। अगर हम बात करते हैं 22 की भाषाओं का, तो जैसे मैंने बात की थी सिंधी, कोंकणी, मणिपुरी,
मणिपुरी, नेपाली, बोडो, डोगरी, मैथाली, संथाली, इन भाषाओं को बाद में जोड़ा गया। और प्रारंभ में कितनी भाषाएं थी? 14। जैसे मेरे साथ रिपीट करेंगे, आसामी, बंगाली, आसामी, बंगाली, गुजराती, हिंदी, आसामी, बंगाली, गुजराती, हिंदी। घर पे मेरे साथ रिपीट करने का प्रयास करेंगे, ये आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगी। जैसे आसामी, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, उर्दू, मलयालम, उर्दू, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल और तेलुगु। ये 14 भाषाएं प्रारंभ में थी, बाद में इनमें 8 और भाषाओं को जोड़ा गया अलग अलग संविधान संशोधन के माध्यम से। जैसे 21वां, 71वां और 92nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2003 के माध्यम से इन 8 भाषाओं को और जोड़ा गया और वर्तमान में इनकी संख्या कितनी हो गई है? 22। और राष्ट्रीय भाषाओं का वर्णन भारतीय संविधान की अनुसूची नंबर 8 में किया गया है। मैं आपको रिपीट कर देता हूं, नोट कर देता हूं कि इंग्लिश इज नॉट द इंग्लिश, या हम कहेंगे भोजपुरी, इनका वर्णन भारतीय संविधान की अनुसूची नंबर 8 में नहीं है। ना तो इंग्लिश ना ही भोजपुरी, ये दो के दोनों शेड्यूल नंबर 8 में राष्ट्रीय भाषाओं के रूप में दर्ज नहीं है। तो कितनी भाषाएं थी पहले? 14, आज कितनी है? 22। और इनका वर्णन भारतीय संविधान की अनुसूची नंबर 8 में किया गया है। हम आगे बढ़ते हैं, शेड्यूल नंबर 9 की बात करते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया, प्रारंभ में जब भारतीय संविधान लागू हुआ था तब कितनी अनुसूची थी? 8। आज वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं, कितने शेड्यूल्स हैं? तो आप कहोगे 12। यानी इनिशियली 8 थे, आज 12 हैं। तो कहीं ना कहीं चेंज हुआ कि नहीं हुआ? और ये चेंज यानी अमेंडमेंट हुआ, तो इनको कहीं ना कहीं बाद में शामिल किया गया, अमेंडमेंट्स के माध्यम से शामिल किया गया, संशोधन के माध्यम से शामिल किया गया। तो भारतीय संविधान में अनुसूची नंबर 9 को शामिल किया गया फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1951। यानी भारतीय संविधान में 9th शेड्यूल कब जोड़ा गया था? तो आप कहोगे 1951 में जोड़ा गया था। शेड्यूल नंबर 9 को फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1951 के माध्यम से भारतीय संविधान में शामिल किया गया। इसमें किसकी बात की गई है? तो इट डील्स विद द स्टेट एक्ट्स एंड रेगुलेशन ऑफ द डील विद लैंड रिफॉर्म। यानी भूमि सुधार से संबंधित रिफॉर्म्स कौन सी अनुसूची में किए गए? अनुसूची नंबर 9 में किए गए। एबोलिशन ऑफ द जमींदारी सिस्टम, जमींदारी सिस्टम की भैया समाप्ति भी किसके माध्यम से की गई? अनुसूची नंबर 9 के माध्यम से की गई। और अनुसूची नंबर 9 यानी शेड्यूल नंबर 9 को किस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया? तो वो था पहला संविधान संशोधन 1951। यानी प्रारंभ में 1950 में जब संविधान लागू हुआ तब कितने थे? 8। आज कितनी है? 12। तो आप कहोगे 9th वाली कब जोड़ी गई थी? तो वो जोड़ी गई थी फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, पहला संविधान संशोधन 1951। आगे बढ़ते हैं, शेड्यूल नंबर 10 की बात करते हैं, अनुसूची नंबर 10 की बात करते हैं। It contains provision related to the disqualification of members of parliament and state legislature। यानी राज्य विधानमंडल और भारत की संसद के जो सदस्य हैं उनकी डिस्क्वालिफिकेशन का वर्णन भारतीय संविधान की अनुसूची नंबर 10 शेड्यूल नंबर 10 में किया गया है। और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमें एग्जाम में देखने को मिल सकता है। ऐसी को हम आसान भाषा में एंटी डिफेक्शन लॉ कह देते हैं, एंटी डिफेक्शन लॉ। तो एंटी डिफेक्शन लॉ का वर्णन भारतीय संविधान की किस अनुसूची में है? तो आप कहोगे अनुसूची नंबर 10 में है, शेड्यूल नंबर 10 में है। इसको कब जोड़ा गया? तो इनिशियली 8 थे, 9वां जोड़ा गया पहला संविधान संशोधन 1951 और फिर 10वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया एक संविधान संशोधन के माध्यम से 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985। यानी शेड्यूल नंबर 10 को भारतीय संविधान में 1985 में जोड़ा गया, जिसे हम एंटी डिफेक्शन लॉ नाम से भी जानते हैं। तो इसमें संसद या राज्य विधान मंडलों के सदस्य की अयोग्यता से संबंधित प्रावधान शामिल हैं, जिसको हम दल बदल भी कहते हैं। यानी एक पार्टी से चुनाव लड़के दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर लेना, तो उसमें लागू हो जाएगा दल बदल विरोधी कानून यानी एंटी डिफेक्शन लॉ। और इसको किस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया? 52वां संविधान संशोधन 1985। मैं वापस से रिपीट कर देता हूं, संविधान संशोधन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, इन पे आपको फोकस रखना पड़ेगा। जैसे लैंग्वेज, कौन सी लैंग्वेज कौन सी संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ी गई, और उसके बाद आता है फिर ये है कौन कौन से शेड्यूल को
किस संविधान संशोधन के माध्यम से, किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के माध्यम से इनको जोड़ा गया। तो 9 शेड्यूल 1951 फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और 10 शेड्यूल 52 संविधान संशोधन 1985। 1985 में जोड़ी गई शेड्यूल नंबर 10 एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदल कानून। तो दल बदल विरोधी कानून कब जोड़ा गया, तो ये जोड़ा गया है 1985 अंडर शेड्यूल नंबर 10 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आगे बढ़ते हैं, अनुसूची नंबर 11 की बात करते हैं। अनुसूची नंबर 11 में बात की गई है पंचायत की। तो पंचायत का वर्णन किस अनुसूची में किया गया है, तो हम कहेंगे अनुसूची नंबर 11 में किया गया है, शेड्यूल नंबर 11 में किया गया है। इट्स कंटेन द प्रोविजन दैट स्पेसिफाई द पावर्स, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द पंचायत। तो पंचायत की शक्तियां यानी पावर्स, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का वर्णन किस अनुसूची में है, तो हम कहेंगे अनुसूची नंबर 11 में है। इसमें कुल मिलाकर कितने विषय आते हैं, कितने मामले आते हैं, तो आप कहोगे कुल मिलाकर 29 मामले आते हैं। गारंटेड क्वेश्चन देखने को मिलता है कि भारतीय संविधान की किस अनुसूची में पंचायत का वर्णन है, तो हम कहेंगे अनुसूची नंबर 11 में इसका वर्णन है। जैसा मैंने आपको बताया, प्रारंभ में 8 अनुसूचियां थी, 9वीं अनुसूची, फिर 10वीं अनुसूची और फिर आगे हमारी 11वीं अनुसूची। और 11वीं अनुसूची यानी शेड्यूल नंबर 11 को जोड़ा गया 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992। तो 1992 में 73वां संविधान संशोधन किया गया और जिसके माध्यम से अनुसूची नंबर 11 को भारतीय संविधान में शामिल कर पंचायत को जोड़ लिया गया। पंचायत का यानी पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 40 में किया गया है, डीपीएसबी में किया गया था। तो अनुच्छेद नंबर 40 आर्टिकल नंबर 40 में बात की गई थी पंचायती राज व्यवस्था की। इसमें शामिल किया गया शेड्यूल नंबर 11 यानी पंचायत की पावर्स, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसमें ऐसे प्रावधान शामिल हैं जो पंचायतों की शक्तियों, अधिकार और जिम्मेदारियों को निर्दिष्ट करते हैं, जिसमें कुल मिलाकर कितने मामले आते हैं 29। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है कि पंचायत जिसका वर्णन अनुसूची नंबर 11 में है उसमें कुल मिलाकर कितने विषय या कितने मामले आते हैं, तो आप कहोगे 21। कौन सी संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया, तो इसे 73वां संविधान संशोधन 1992 के माध्यम से जोड़ा गया। हम बात करते हैं 9 शेड्यूल, इसको जोड़ा गया 1951 में, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। फिर 10वीं अनुसूची, 52वां संविधान संशोधन 1985 और फिर 11वीं अनुसूची, इसे जोड़ा गया 73वां संविधान संशोधन 1992। तो पंचायत का वर्णन भारतीय संविधान की अनुसूची नंबर 11 में किया गया है। और हम बात करते हैं अनुसूची नंबर 12, ये आखिरी अनुसूची है, यानी प्रारंभ में 8, वर्तमान में 12 और 12वीं जो अनुसूची है इसमें बात की गई है म्युनिसिपैलिटीज की यानी नगर निकाय की, नगर निगम की। तो म्युनिसिपैलिटीज का वर्णन भारतीय संविधान की किस अनुसूची में है, तो हम कहेंगे भारतीय संविधान की अनुसूची नंबर 12 में है। It deals with the provision that specify the powers, authority and responsibilities of the municipalities। यानी यह उन प्रावधानों से संबंधित है जो नगर पालिकाओं की शक्तियों, प्राधिकार और जिम्मेदारियों को निर्दिष्ट करते हैं, जिसमें कुल मिलाकर कितने विषय आते हैं 18। जैसे मैंने आपको बताया पंचायत में कितने विषय आते हैं 29 और शेड्यूल नंबर 12 में कितने विषय आते हैं 18। तो इनका वर्णन किस अनुसूची में है, तो इनका वर्णन अनुसूची नंबर 12 में है। और इसको कब जोड़ा गया, तो इससे जोड़ा गया 74वां संविधान संशोधन 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992। तो 9 शेड्यूल को 1951 में जोड़ा गया फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में। फिर 10 शेड्यूल को जोड़ा गया 52वां संविधान संशोधन 1985 के माध्यम से। 11वें को जोड़ा गया 73वां संविधान संशोधन 1992 के माध्यम से और 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया है 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 के माध्यम से, 74वां संविधान संशोधन 1992 के माध्यम से। यानी भारतीय संविधान में अभी तक कुल मिलाकर 1951 में पहला संविधान संशोधन हुआ था और होते होते वर्तमान में 2023 में भारतीय संविधान के अंदर कुल 106 बार संविधान संशोधन किया जा चुका है। तो हाल ही में महिला आरक्षण जो अभी बात की गई है 33% महिला आरक्षण को, उसको कौन से संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया है, तो 106वां संविधान संशोधन 2023। ऐसे ही शामिल की गई थी 12वीं अनुसूची। कौन सा संविधान संशोधन था, तो वो था 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यानी 74वां संविधान संशोधन 1992। तो आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। आज हमने शेड्यूल्स को जाना,
आप प्लीज इस वीडियो को 2-3 बार लगातार देखें। शेड्यूल से रिगार्डिंग आपको सब चीजें याद होंगी, मेरे साथ रिपीट करते चलें। इसी वीडियो को 2-3 बार करने का प्रयास करें। पीपीटीज आपको ग्रुप में डाल दी जाएंगी, आपको टेलीग्राम चैनल पर डाल दी जाएंगी। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें और प्लीज अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करके इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और मेरे को मोटिवेट करने का प्रयास करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।